दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके खिदमत में। आज फिर एक नई शख्सियत के साथ। और ये जो शख्सियत है जिसका नाम का डंका पूरे भारतवर्ष में गूंजता है, जिसने राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया और फिर समाज सेवा की ओर अपना रुख किया और धीरे धीरे पूरे देश के मानसिक पटल पर छा गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप प्रदेश मंत्री रहे। आपने कई संस्थाओं का, खासकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की। उसमें मुख्य तौर पर गुरु माधव और जननिधि थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज, इन दोनों के संस्थापक के रूप में आपने कार्य किया। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व आपने एक यूनाइटेड फ्रंट भी बनाया, यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज फेडरेशन बनाया आपने, जिसके आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आप दिल्ली में सहकार भारती के भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और जब भी सहकारिता का नाम लिया जाता है, आपका नाम बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। और क्यों ना लिया जाए, आपने सहकारिता के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। आपने अपनी सहकारिता को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। सेवा के पर्याय के रूप में आपने सहकारिता को देखा है और उसी की बदौलत आज दिल्ली में एवं अन्य राज्यों में बहुत सारी सहकारी समितियां जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों से देश की प्रगति में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। बात चाहे आर्थिक रूप से थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज के काम करने की हो, या जो हमारे डेली कंज्यूमेबल्स हैं उनके क्षेत्र में काम करने की बात हो, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो। सभी क्षेत्रों में सहकारी समितियों का, कोऑपरेटिव सेक्टर का, सहकारिता का एक अभूतपूर्व योगदान है। सहकार भारती का जो मूल नारा है, सिद्धांत है कि बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। इस विषय में भी उनसे आज हम रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे कि इस प्रिंसिपल का, इस सिद्धांत का क्या मायना है और इसका सहकारिता में क्या महत्व है। ये भी जानेंगे कि सहकारिता में किस क्षेत्र तक अभूतपूर्व प्रगति हुई है, कहां कहां ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी बहुत प्रयास किए जाने बाकी हैं। सहकारिता से देश के विकास में कैसे तरक्की की जा सकती है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न और उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से भी हम आज रूबरू होंगे, उनको साझा करेंगे, उनके अनुभव का लाभ उठाकर सहकारिता को अपने जीवन में अपनाएंगे। और सहकारिता जो हमारे देश की आत्मा है, छोटी छोटी सेविंग्स करके, छोटे छोटे बिजनेस के मॉडल्स बना के सहकारिता के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट करना, उनका क्रियान्वयन कर देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सभी कार्य सहकारिता के द्वारा किए जा सकते हैं। तो आप सभी को मैं इससे पहले उनसे रूबरू कराऊं आज की शख्सियत से, जिनका नाम होता है श्री सुनील गुप्ता जी, जो दिल्ली प्रदेश सहकार भारती के अध्यक्ष हैं। सहकारिता के लिए जी जान, जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात नई नई योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में सहकारिता से आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसी बहुत ही शानदार सोच के स्वामित्व वाले श्री सुनील गुप्ता जी का मैं भरपूर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, उनको बुलाता हूं आपके स्वागत के मध्य। पर इससे पूर्व उनके जीवन से जुड़ी कुछ झलकियां जो उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा में की, उसका एक मुजाहरा कर लेते हैं। उसकी एक वानगी आप सबके लिए प्रस्तुत है।
सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है फ्लोरेट द सक्सेस स्टोरी, और इसको सपोर्ट किया है एशियन फुटवियर ने। और मैं आज आपको अपने बीच पाकर, अपने दर्शकों के बीच पाकर बहुत ही अभिभूत अनुभव कर रहा हूँ। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, थोड़ा सा मेरा जो वो है ईयर प्लग, वो काम थोड़े से दिक्कत कर रहा है। तो सुनील जी, आपने सहकारिता को देश सेवा और समाज सेवा का एक माध्यम बनाया, और बल्कि उसको सेवा के पर्याय के तौर पर, सेवा के विकल्प के तौर पर चुना। आपने सहकारिता में ऐसा क्या पाया, या आपको ये संस्कार कहाँ से मिले कि सहकारिता को ही अपने जीवन का मुख्य ध्येय बनाकर और राष्ट्र के जो योगदान, राष्ट्र का जो विकास है उसमें आपका योगदान हो, उसकी भागीदारी आपने सुनिश्चित की। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सहकारिता को ही क्यों नहीं राजनीति, क्यों नहीं अन्य समाज सेवा के क्षेत्र हैं, आपने सहकारिता को इतना महत्व क्यों दिया, और सहकारिता को क्यों इतना महत्व दिया जाना चाहिए? आपने क्यों दिया और क्यों दिया जाना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसलिए मेरा सहकारिता में जो प्रवेश है वो सन 1999 से है जी। उससे पूर्व मैं सहकारी संस्था जो कि दिल्ली में पंजाबी बाग में है, थिएटर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, उसका जब 18 साल का मैं हुआ था तभी सदस्य बना। उसमें मेरी शिक्षा भी जारी थी, और शिक्षा के साथ साथ क्योंकि जब मैं लॉ कर रहा था तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो व्यवसाय की एक छोटा मोटा मैंने अपने घर के सामने ऑफिस शुरू किया था। तो मुझे सबसे पहले जब लोन की आवश्यकता पड़ी थी तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष से लोन लेने की बजाय उस अध्यक्ष थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी से लोन लिया था। मुझे ध्यान है जब मैंने पहली बार वहां से लोन लिया था तो केवल मात्र 35,000 रुपये का मैंने लोन लिया था, और उससे व्यवसाय शुरू किया, और व्यवसाय के साथ साथ मैंने लॉ भी किया। तो मेरे को ध्यान में आया, स्वयं का अनुभव हुआ कि किस प्रकार से एक सहकारी क्षेत्र की संस्था के माध्यम से आप छोटा बिजनेस प्रारंभ करके और बड़े बिजनेस तक पहुंच सकते हैं। तो वो जो अनुभव मुझे हुआ, उस अनुभव के बाद एक इत्तेफाक ये हुआ, वैसे मैं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हो चुका था, लेकिन सन 1999 में मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु माननीय श्री सूर्यकांत केलकर जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पूरा जीवन समाज में लगा रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सहकार भारती का दिल्ली में काम प्रारंभ कर, और मुझे आपसे उपयुक्त व्यक्ति दिखाई नहीं देता, आप संगठन की समझ। तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे सहकारिता के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मैं इस सहकारिता के काम में जुड़ा। अब जब सहकारिता से जुड़ा तो सहकारिता के बारे में एक ऐसा विषय है कि जब तक आप इसके प्रैक्टिकल में नहीं उतरेंगे, इसको व्यवहारिक रूप से अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक ये समझ नहीं आती है। थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब आपको ये समझ आती है, जब इससे प्रैक्टिकल सोचना आती है, तो मैंने देखा कि सहकारिता के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हम बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, हम जरूरतमंदों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, और जिनके पास साधन कम है व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, तो सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसमें छोटी छोटी पूंजी लगाने वाले शेयर होल्डर को इकट्ठा कर एक बड़ा व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा साधन मुझे दिखाई दिया, और प्रैक्टिकली इसको साकार रूप देने के लिए मैंने 1999 में जुड़ने के बाद सर्वप्रथम सन 2002 में दिल्ली में परम पूजनीय गुरु जी के नाम से गुरु माधव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। इस प्रकार से मेरा सहकारिता में प्रवेश। बहुत सुंदर। आपने जैसा उन्होंने, जो आपके मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे, जैसा विश्वास उन्होंने आपके ऊपर व्यक्त किया, उस विश्वास पर आप खरे उतरे और आपने
वही कर दिखाया जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। और अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो पारखी होते हैं, ऐसे संत प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो समाज का भला करना चाहते हैं, समाज निर्माण में अपना योगदान देते हैं, वो उचित व्यक्ति को उचित समय पर उचित मार्गदर्शन देकर उचित दिशा में प्रेरित करते हैं। और ऐसा ही आपके साथ हुआ और आपने सहकारिता को अपने जीवन का मुख्य ध्येय बना लिया। बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार, ये स्लोगन न जाने कितने वर्षों से मैं पढ़ता रहा हूँ। और जो भी व्यक्ति जिसने सहकारिता के साथ कभी भी काम किया है, जिसने सहकारिता से जो जुड़ा है, उस व्यक्ति ने इस स्लोगन को जरूर सुना है। तो आप कैसे इसको रिलेट करते हैं, सहकारिता को संस्कारों से कैसे आप रिलेट करते हैं? कैसे, क्या इसका आपस में कोई गहरा संबंध है संस्कारों का और सहकारिता का? जी, ऐसा कि यदि हम वैधानिक रूप से देखें तो सन 1904 में सहकारिता कानून देश में आया। 1904 के बाद 1912 में, फिर 1948 में, 1968-70 में इसका विकास, कानून में परिवर्तन होते रहे, इसका कुछ न कुछ विकास होता है। लेकिन सहकारिता में बुराई जो आई इन वर्षों में, वो ये आई कि सहकारिता को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति का, विशेषकर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति का एक माध्यम सहकारिता को शुरू कर दिया। पहली बुराई ये आई। दूसरी बुराई ये आई कि सहकारिता में पेशेवर रवैया ना होने के कारण से, और जो प्रबंधक समिति है, उस प्रबंधक समिति के लोगों को व्यवसायिक दृष्टिकोण ना होने के कारण से, पेशेवर रवैया ना होने के कारण से, और सभी नहीं लेकिन कुछ लोगों ने उसका जब जो दुरुपयोग किया, उसके कारण से सहकारिता बदनाम हुई। और यह समझने लगा कि सहकारिता मतलब सरकारी मतलब भ्रष्टाचार, और इस तरह की धारणा समाज में व्याप्त होने लगी। ऐसी स्थिति में सन 1979 में सहकार भारती की जब स्थापना हुई तो इसके संस्थापक श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी, जिन्हें वकील साहब कहा जाता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी मार्गदर्शक रहे, उन्होंने एक विषय दिया कि सहकारिता के प्रति यदि लोगों का विश्वास जागृत करना है, और सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे देश की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार लाया जा सकता है। आर्थिक स्वावलंबन के लिए सहकारिता के माध्यम से बहुत उत्तम कार्य किया जा सकता है। तो उन्होंने सहकारिता की शुद्धि, सहकारिता की वृद्धि और सहकारिता की समृद्धि किस माध्यम से हो सकती है, तो उन्होंने एक पंक्ति जोड़ी, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार पहले से था, लेकिन उन्होंने बिना संस्कार नहीं सहकार की जो धारणा को जोड़ा, उससे पीछे उनका मेन ध्येय जो था वो ये था कि जब तक हम सहकारिता की स्वीकृति नहीं करेंगे, तब तक देश का आर्थिक विकास और सहकारिता का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए संस्कारवान कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, संस्कारवान डायरेक्टर हो, संस्कारवान निदेशक रहे, बोर्ड सहकारिता को सर्विस ना माने, सेवा माने। सर्विस में हमें वेतन मिलता है, लेकिन सेवा में वेतन नहीं मिलता, उसे हम सेवा मान के, प्यार के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं कि हम स्वयं अपना आर्थिक लाभ नहीं देखेंगे, हम समाज का आर्थिक लाभ के लिए काम करेंगे। ऐसा ध्येय वाक्य उन्होंने रखा, और मैं समझता हूँ कि आवश्यक था। कुल मिलाकर लक्ष्मणराव इनामदार जी, जो आपने जिनका नाम लिया, जिन्होंने सहकार भारती की स्थापना की, और एक पवित्र कार्य उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा स्लोगन दे दिया जिस स्लोगन की बदौलत सहकारिता में संस्कार जुड़ गए। और जब संस्कार किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें शुचिता, शुद्धताई और सारे जो हमारे सकारात्मक भाव है
या विधायक तत्व हैं जिनको हम कहते हैं सत्य, अहिंसा और जितनी भी क्षमा, दया, करुणा, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो सत्य को निर्धारित करते हैं, वो सभी एक तरह से उसमें जुड़ जाते हैं। तो एक तरह से एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ संस्कार शब्द के जुड़ने से ही। और कहीं ना कहीं लोगों के, जो लोग संस्कारवान थे, ऐसे कार्यकर्ताओं की पूछ होने लगी और उन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर ये सहकारिता को आगे बढ़ाया गया। बहुत अच्छे ढंग से आपने बात को बताया कि भाई किस तरह से सहकारिता में संस्कार जुड़े, संस्कार भी जुड़ गए सहकारिता में। सहकारिता उद्धार की बात जो लिखी है, ये जो सहकारिता के बिना उद्धार संभव नहीं है, इसके बारे में आप कैसे कहेंगे कि क्यों उद्धार संभव नहीं है बिना सहकारिता के? हमारे देश में, खासकर हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बिना सहकारिता के उद्धार क्यों नहीं संभव है? जी देखिए, हमारे देश में आर्थिक दृष्टि से कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट व्यवस्था के बारे में भी विचार हुआ, समाजवादी व्यवस्था के बारे में विचार हुआ। सहकारिता इन दोनों का समन्वय, इसमें सामाजिक, समाजवाद और मूल्यवाद दोनों का मिश्रण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव था, जो मानव के संपूर्ण सामाजिक विकास की बात करते थे, उसमें सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, ये दोनों चीजें उसमें जुड़ी है। और सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास दोनों की संकल्पना, उसके जो सूत्र है, जो 7 सिद्धांत है, उसमें जो 7वां सिद्धांत है, कम्युनिटी के प्रति हमारी भागीदारी, कंसर्न फॉर द सोसाइटी, ये जो विषय है कि हमने सहकारिता में रहते हुए आर्थिक कार्य तो करना है। सहकारिता एक आर्थिक उद्यम होने के कारण से व्यवसाय गतिविधि तो है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए लाभ कमाना नहीं है और अत्यधिक लाभ कमाना नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना लाभ कमाना है, और लाभ में से हम सामाजिक कार्यों में उसका उपयोग कर सके। उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ, मैंने जिसे आदर्श माना है और मेरी जो कल्पना जो दिल्ली में भी है, जो मैं चाहता हूँ कि हम करें, मैंने जलगांव में जलगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सन 2002 में जब मैं 1999 में जब मैं जुड़ा, तो मेरे को 2001 में जलगांव जाने का मौका मिला। तो मैंने उस बैंक के माध्यम से क्या क्या प्रकल्प होते हैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। एक बैंक क्या कर सकता है, इसकी कल्पना मुझे नहीं थी कि सहकारिता क्षेत्र का मात्र एक बैंक, मैं अभी अन्य चीजों की तो बात ही नहीं कर रहा, उसके द्वारा एक भूमिका भाकर केंद्र, जिसे ढाबा बोलते हैं दिल्ली में, ऐसा एक केंद्र चलता है। और उस केंद्र में कभी वहां पर शराब की दुकान होती है, उस दुकान को बंद करके वहां महिलाओं के द्वारा जो नाश्ता और भोजन की जो व्यवस्था वहां होती है, केवल मात्र उस समय की बात है, उस समय केवल 6 रुपये में नाश्ता और 15 रुपये में भोजन मिलता था। इस समय क्या वहां मूल्य मुझे नहीं मालूम, और लगभग ऐसा उस समय जब हमने वहां जाके देखा, चीजों को खाया, तो बिल्कुल घर जैसा स्वाद था उसमें, घर जैसी चीज थी। और प्रतिदिन वहां से 5000 प्लेट खाने की विभिन्न सरकारी दफ्तरों में जाती थी। ये इसी तरह उन्होंने वहां पर जलगांव में जो जल की समस्या थी, तो बैंक ने कहा कि क्यों ना बैंक के अंदर जो इंजीनियर मेंबर हैं उनको इकट्ठा करके डैम हम क्यों ना अपने प्रयास से बनाए। बैंक ने उसके लिए कमिश्नर को लिखा कि भाई हम ऐसा एक विचार कर रहे हैं, तो इसमें हमारे को विभागीय सहयोग चाहिए। तो उन्हें विभाग से सहयोग मिला और उन्होंने वहां पर डैम अपने बैंक के इंजीनियरों के माध्यम से, कुछ फंड बैंक से दिया, कुछ समाज से इकट्ठा किया, कुछ विभाग से मिला, डैम स्थापित किया, पानी की समस्या को हल किया। इसी प्रकार मैंने उनका एक स्कूल देखा, 12वीं कक्षा तक का स्कूल देखा, और उसमें बच्चों के हॉस्टल की व्यवस्था भी थी। स्टूडेंट्स की पालिया में, मतलब धोबी को कपड़े धुलने के लिए जाने हैं बच्चों के लिए, तो कपड़ा मनीष करे, वो उसकी चिंता करेगा। उसमें घुड़सवारी, उसी में स्विमिंग पूल,
इस तरह की व्यवस्था एक ही बैंक के माध्यम से, मतलब स्कूल चल रहा है, झुमका भाषण केंद्र चल रहा है, डैम बन रहा है, फिर उसी बैंक के द्वारा वृद्धाश्रम की स्थापना, उसमें वृद्धों की सेवा करना और प्रयास करना कि उनके बच्चे आए और उन बच्चों को वृद्धों के साथ इस तरह का व्यवहार करें कि वो बच्चों को वापिस अपने घर में ले जाए। वो मैंने देखा। तो ब्लड आई बैंक, मतलब उस बैंक के द्वारा आई बैंक की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को नेत्र मिलते हैं देखने के लिए। तो मैंने कल्पना की कि एक बैंक जो मात्र एक बैंक जो 400-500 करोड़ रुपए के टर्नओवर का उसमें था, वो 12 प्रकार के प्रकल्प चला सकता है, तो क्या क्रेडिट सोसाइटी इसको नहीं कर सकती? क्या दिल्ली में ऐसी कई क्रेडिट सोसाइटी है जिनका टर्नओवर 40-50 करोड़ रुपए है और जो अच्छा डिविडेंड बांटती है 12%, 15%, 18%, और प्रॉफिट के अलावा लोगों को गिफ्ट भी देती है। अभी भी उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में लाभ बचता है और वो एफडी करके अपनी सोसाइटियों में बैठे हैं, बैंकों में। मैं अभी एटीएम में जाता हूँ सोसाइटियों की, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, खासतौर से क्रेडिट सोसाइटी में मेरी महारत है, तो क्रेडिट सोसाइटी के बायलॉज में सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए गतिविधि चलाना, यह उनके ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ सेक्टर से कि जिनके पास बड़ी मात्रा में फंड है, जो एफडी करके सब बैंक में बैठे हैं और जो लोन उतना उनका जा भी नहीं पा रहा है, तो ऐसे राशि के माध्यम से स्कूलों की स्थापना करें, मेडिकल फैसिलिटी शुरू करें, डिस्पेंसरी शुरू करें, और किसी को अपने परिसर में ओपीडी खोल के डॉक्टर को बिठाए, कंसल्टेंट कीजिए, इस तरह का काम। तो ये मैंने एक बैंक का उदाहरण दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा अमूल एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है, केवल 200 लीटर से प्रारंभ हुआ था। बिस्किट पापड़ एक उदाहरण है, केवल 40 रुपए से 80 रुपए से प्रारंभ हुआ था और आज इतना बड़ा ब्रांड है, 46,000 महिलाएं काम करती है। तो मेरा ये कहना कि ऐसी शुगर के क्षेत्र में कोऑपरेटिव शुगर मिल अग्रणीय है, इफ्को है, क्रिप्को है, कैम्पको है, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव के हैं। यदि ईमानदारी से और सामाजिक भाव को ध्यान में रखते शुद्धता के साथ शुद्धि वृद्धि समृद्धि के विचार को, संस्कार को धारण करते हुए सहकारिता के माध्यम से यदि काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो देश के दलित, पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़ा अंतिम पक्ष का जो व्यक्ति है, अंत्योदय की जो कल्पना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उसको यदि साकार करना है, तो हम छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर, उनको छोटे छोटे ऋण दिलाकर, उनको रोजगार उपलब्ध कराकर, स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, नमकीन बनाई जाती है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, दिए बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के मतलब सिलाई का, बुनाई का काम किया जाता है, सोप टॉय बनाए जाते हैं, घरेलू सामान बनाए, उसको मार्केटिंग यदि उपलब्ध करा सकते हैं तो वो सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों की आय दुगनी करने का जो विषय है, यदि हम नए नए आयाम सहकारिता में, उदाहरण के तौर पे कोऑपरेटिव में जो हाइड्रोपोनिक कृषि है, अगर उसको अपनाया जाए तो 1 एकड़ में जितनी पैदावार होती है उनका कई गुना, 4 गुना 5 गुना तक पैदावार हम कर सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट आया है, उस कंसेप्ट में भी यदि आप काम करेंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि कोऑपरेटिव से अच्छा कोई भी आर्थिक उन्नति का, मेरे को लगता है बल्कि का, ये कोविड के समय में भी, कोरोना के समय में भी, कि जितने सहायता सहकारिता के माध्यम से कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि पूंजीपतियों की तरफ ही हमें निहारना है। छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके, छोटा छोटा अनुसार 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये इकट्ठा करके, मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, मैंने गुरु माधव सोसाइटी जब हमने स्थापित की तो मात्र 1 लाख रुपये से प्रारंभ की और 200 लोगों से प्रारंभ की। आज उसमें 4-5 करोड़ रुपये का काम है, 1800 मेंबर है। जन निधि हमने 2 लाख रुपये में प्रारंभ की थी, आज उसमें 2-3 करोड़ रुपये का काम है। अगरसैन सोसाइटी है, दीक्षा है, ज्वाला है, स्वास्तिक है, भाई मतीदास है, ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिन्होंने सोसाइटी के माध्यम से
जहाँ वो कभी किसी किराए के किसी परिसर में चलते थे, आज वो 4 मंजिल बिल्डिंग में चलते हैं। उनका एक बोर्ड रूम है, उसमें ट्रेनिंग होती है, उनके स्टाफ बैठता है, उनके ऊपर हॉल भी खाली है। उन हॉल में वो, जो मैंने अभी कहा कि कोई मेडिकल की फैसिलिटी शुरू कर सकते हैं, कोई महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधि मैं समझता हूँ सहकारिता के माध्यम से जो हम कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा माध्यम है और काम हो सकता है। इसके माध्यम से हाँ, काम करना चाहिए। आपने एक तरह से आह्वान किया है सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रबंधकों से, उनकी मैनेजमेंट से, और जितने लोग भी वहां पर मैनेजमेंट के हिस्सा हैं, जो प्रबंधन के हिस्सेदार हैं, उन सब से आपका आह्वान मैं समझता हूँ जरूर पहुंचा होगा। आप चाहते हैं कि कोई, अगर किसी ने कोई खुद कई सोसाइटीज अगर में कोई कार्यरत है और प्रबंधन में शामिल है, तो उसका उद्देश्य, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अन्य जो सेवा के प्रकल्प हैं उनको भी वहां शुरू करें। बात चाहे महिलाओं के से जुड़ी हुई बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या फिर किसी अन्य व्यापार की बात हो, प्रशिक्षण की बात हो, जो कौशल विकास हमारे देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट, वो भी किया जा सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से। आपने अपनी बात में गागर में सागर भर दिया और बता दिया कि किस तरह से किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य केवल ये नहीं कि थोक का सोसाइटी बना दी, बल्कि कोई भी ऐसा व्यापार का मॉडल नहीं है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ना किया जा सकता हो। यानी कि कोई भी कार्य, चाहे वो समाज के हित का हो, चाहे वो व्यापार को आगे बढ़ाने का हो, चाहे आर्थिक प्रगति का हो, सभी में सहकारिता का अभूतपूर्व योगदान हो सकता है। अभी मैं कुछ समय से लगातार देख रहा हूँ, पिछले कुछ वर्षों से, बल्कि मैं लगभग 20 वर्षों से सहकारिता से मैं भी जुड़ा रहा हूँ। तो सुनील जी, मैंने क्या देखा कि हमारे जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, जो ऐसे राज्य हैं, और दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, इन राज्यों में तो सहकारिता में एक क्रांति हुई है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। क्रांति जैसे आपने बहुत सारे नाम लिए, अमूल का नाम लिया, लिज्जत का नाम लिया, या जितनी भी जो बहुत बड़े स्केल पर चले गए, आज कई कई हजार महिलाएं जिनमें काम कर रही हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर मैं उत्तर भारत को देखूं या भारत के अन्य राज्यों को देखूं, तो वहां पर सहकारिता का इतना बड़ा काम नहीं हुआ है जितना काम हम अपेक्षा करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कारण है? क्या कोई प्रणाली में दोष है, या लोगों का रुझान यहाँ उत्तर भारत में कम है, या फिर सरकार का अभी इधर ध्यान कम गया है, या इन राज्यों, अन्य राज्यों की सरकारों ने उसकी तरफ इतना महत्व नहीं दिया उसको? क्या कारण आप समझते हैं इसके पीछे कि कुछ राज्यों में तो सहकारिता ने अपना परचम, सफलता का अद्भुत परचम लहरा दिया, और कुछ जगह अभी विकास बहुत धीमे है, बहुत दूर है, जिसे कह सकते हैं दिल्ली अभी दूर है। ऐसी स्थिति क्यों है? देखिए सुशील जी, आपने जैसा कहा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में सहकारिता बहुत आगे है। मोटे तौर पे हमारे देश में सहकारिता में जितनी भी राज्य हैं, उनको अगर हम कैटेगरी वाइज यदि बातें, तो उसमें एक कैटेगरी ये है जो मैंने अभी आपको बताई, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरला। इसमें एक दूसरी कैटेगरी है कि उसमें भी सहकारिता का काम तो अच्छा है, लेकिन इनकी तुलना में, इन 4-5 राज्यों की तुलना में कम है। और जिस वर्ग की आप बात कर रहे हो, वे बात कर रहे हो आप तीसरा वर्ग, जिसमें सहकारी संस्थाएं तो बहुत बड़ी मात्रा में है। आज वर्तमान में जब हम आंकड़ों पे जाते हैं तो देखते हैं, जिस समय मैंने सहकारिता प्रारंभ की थी तो उसमें एक कहा जाता था कि देश में 5.25 लाख सहकारी संस्थाएं हैं और 23 करोड़ जनता सहकारिता से जुड़ी हुई है। ये बात है सन 1999 और 2000। आज 2020 में यदि आंकड़ों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो 5.25 लाख इंस्टीट्यूशन थे कोऑपरेटिव के विभिन्न प्रकार के, 40-50 प्रकार है सहकारिता के, उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें दुग्ध है, उसमें किसान है, उसमें हेल्थ है, उसमें महिला कोऑपरेटिव है, विभिन्न प्रकार के मदद की है। आज वही संख्या बढ़ के 8.25 लाख कही जाती है, मतलब 5.5 से 8.25 पहुंची। तो इतनी मात्रा में संख्या सोसाइटियों की बढ़ी है। उसी प्रकार जो आंकड़ा 23 करोड़ गिना जाता था, आज 28 करोड़ कहा जाता है।
अब मैं बड़ा अचंभे में होता हूँ कि ये संख्या तो बढ़ रही है, बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी जब प्रारंभ किया था तो उस समय 4000 सहकारी संस्थाएं दिल्ली में मानी जाती थी। आज जब आंकड़ा उठाते हैं वर्तमान का 2020 का, तो 5900 के करीब सहकारी संस्थाएं दिल्ली में बनी है। लेकिन उसमें से सक्रिय कितनी है? लगभग 3500, 3200 के आसपास। देखने वाली बात है कि इतना बड़ा आंकड़ा है, इस आंकड़े में एक्टिव कोऑपरेटिव कितनी है, एक बात। दूसरा, उस एक्टिव में भी वायबल और सक्षम कितनी है, प्रॉफिट में कितनी है, लॉस में कितनी है, ये देखने की बात है। जब हम इन पैमानों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें ग्रोथ कोऑपरेटिव का या लॉस में रहने वाले कोऑपरेटिव का इस तरह का परसेंटेज बहुत कम पाएगा। ऐसा परसेंटेज जहाँ कोऑपरेटिव की स्थिति खराब है या बहुत बड़ी संख्या में मृत प्राय पड़ी है, तो उनमें यदि आप राज्यों की गिनती करोगे, मैं क्षमा चाहूंगा कि हो सकता है कुछ राज्य के लोगों को बुरा लगे, लेकिन उनको इस विषय पर सोचना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश को ले सकते हैं, आप तमिलनाडु को ले सकते हैं, आप देखा जाए तो मैं दिल्ली को भी काउंट करना चाहूंगा। वो इसलिए करना चाहूंगा कि दिल्ली के मूवमेंट को तो मैंने 21 साल से देखा है। दिल्ली का सहकारी आंदोलन केवल और केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के दम पर जिंदा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसी समय 14 होते थे, अब 10 रह गए। 10 में भी लगभग 125 ब्रांचें थी। वो कितना काम करती है आपके सामने। क्रेडिट सोसाइटियां 1600 आज की डेट में, लेकिन उनमें से सक्रिय केवल 800-900 के करीब अच्छे ढंग से काम कर रही है। कंज्यूमर स्टोर सारे ही लगभग लॉस में है, गिनती के हैं। ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव नाम के लिए, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, लेकिन दिल्ली में देहात माना ही नहीं जाता। शहर माना जाता है तो देहात के एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियों की भी हालत बहुत खस्ता है। लेकिन दिल्ली का कोऑपरेटिव एक्ट फिर भी बहुत अच्छा है और लिबरल है औरों के मुकाबले में। यदि हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जाए, तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में जाए, तो वहां तो अभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने बड़ा मुश्किल होता है, उसी चीज पे पाबंदियां है। अभी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में क्रेडिट सोसाइटियां बनाना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बंद है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। अब जम्मू कश्मीर में अभी परिवर्तन आया है, वहां सुधार हुआ। पंजाब में कोऑपरेटिव की स्थिति अच्छी है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार की तुलना में मानो तो अच्छी है। राजस्थान में भी अच्छी है, लेकिन राजस्थान में भी कुछ बड़ी सोसाइटियों के इश्यूज हैं। और सबसे बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इसी समय में 1400-1500 होते थे, आज उनकी संख्या 1000 के करीब है। उसका भी एक कारण है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी बहुत बैंक ऐसे रहे तो बहुत अच्छे चले और आज भी चलते हैं, चाहे वो राजपूत कोऑपरेटिव नागरिक सहकारी बैंक है, चाहे वो जलगांव नागरिक सहकारी बैंक है, और भी अन्य बड़े बड़े बैंक हैं जो बहुत अच्छा चलते हैं। लेकिन एक मीडिया का भी मैंने रोल देखा है कि कोऑपरेटिव बैंक में कोई छोटी सी भी अगर कोई समस्या खड़ी हो जाती है या कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो उसका बड़ा बढ़ चढ़ के गुणगान हो जाता है। और जब हम परसेंटेज कमर्शियल कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंकों से तुलना करते हैं, प्राइवेट बैंकों से तुलना करते हैं, तो हम सरकारी बैंकों से तुलना करते हैं, तो उसमें स्थिति में बहुत अंतर आपको मिलेगा। अभी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण से, गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के कारण से बैंकों की स्थिति में तो बहुत सारी चीजों में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत से लोग इन प्रयासों को नेगेटिव वे में ले रहे हैं, जबकि वो सुधार की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये जो एफर्ट अभी हुए हैं पिछले सालों 6 महीने में, वो अच्छे हुए हैं। उसमें जो इसके अंदर डिपॉजिट है उनकी राशि का को सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पूरे देश में लगभग 2.25 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां रजिस्टर्ड है, उसमें 1.25 लाख माना जाता है अभी सक्रिय है। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं, उनमें डिपॉजिट का कोई इंश्योरेंस नहीं है, जबकि बैंक में फिर भी 1 लाख से भी 5 लाख या 5 लाख तक का इंश्योरेंस डिपॉजिट है, कवरेज मिल जाता है। लेकिन यदि क्रेडिट सोसाइटी कोई डूबती है
तो डिपॉजिटर को कैसे पैसा मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इस बारे में सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ बैंकों की तुलना में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थानीय लेवल पे उसकी पहुंच, उसकी संख्या ज्यादा है, और क्रेडिट सोसाइटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां आसानी से ऋण मिलता है। तो ये जो राज्य मैंने बताया, इन राज्यों में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पर पंचायत महोदयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। सोसाइटियों में जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं है, उनके चुनाव नहीं हो रहे हैं बोर्ड में, या वहां पर वो चुनाव होने चाहिए। और खास तौर से मैं इशारा करना चाहूंगा कि देश के कुछ गिने चुने चुनिंदा लोगों ने पिछले 20-25 साल से सहकारिता के सभी फेडरेशन में, सभी यूनियन पे केवल वही 20-25 लोग जमे हुए हैं। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि सेकंड लाइन के लोगों को उनको आगे लाना चाहिए। वो सभी 70-75 वर्ष की आयु के, 65 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कोई भी लाइन, सेकंड लाइन खड़ी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। और मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा हुआ कि देश का दुर्भाग्य होगा। देश का इतना बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उसको आपने आगे संभलवाना है। मैं समझता हूँ उसमें परिवारवाद, जो राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद की जो परंपरा चली आ रही है, वो ना चले। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ऐसी परंपरा सहकारिता क्षेत्र में भी दिखाई देने लगी है। नई पीढ़ी को आगे लाए। और सबसे बड़ी बात है, हमारा देश युवाओं का देश है। आज युवाओं के विषय क्या है? उनको आप इरिगेशन कोऑपरेटिव बोलेंगे वो बना लेंगे, उनको सोलर की बोलेंगे वो बनाएंगे, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बोलेंगे बनाएंगे। जो नए मॉडल है, नई टाइप ऑफ कोऑपरेटिव है, ये तो एग्रीकल्चर ठीक है, जरूरी है, हाउसिंग जरूरी है, कंज्यूमर, लेकिन उनका पैकेज कोई पुराना है। आवश्यकता है नीली क्रांति को बढ़ावा देने की, मत्स्य क्रांति को बढ़ावा देने की। तो इन विषयों पर नई सोसाइटियों पे ऐसे पिछड़े हुए राज्य अगर ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूँ कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा मेरा एक विचार। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही विस्तार से गागर में सागर भरते हुए अपनी सारी बात को कहा और समझाया कि किस तरह से विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी उनका भी शायद ध्यान आकर्षित नहीं हुआ इस समस्या की तरफ, और उन्हें चाहिए कि वो वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करें, वहां पर समय पर इन सभी सोसाइटीज में चुनाव हो, उसके अंदर जितने भी अवरोध आते हैं उस सोसाइटी के परिचालन में, संचालन में, उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाए सरकार के सतह पर। दूसरी बात आपने कही कि जितनी भी ऐसी काउंसिल्स या जो यूनियंस बनी हुई हैं, जो आज पूरे देश में एक तरह से जिनका जमावड़ा है, जिनका एक आधिपत्य बना हुआ है बिना वजह, ऐसी सभी यूनियंस थे। और कोशिश करनी चाहिए उनके लोगों को कि वो अगली पीढ़ी को आगे आने दे, अगली पंक्ति को के लोगों को आगे आने दे, ताकि एक नई ऊर्जा का आगमन हो, एक नई ऊर्जा का प्रवेश हो सहकारिता के क्षेत्र में, जो अपनी नई इंटेलिजेंस से, अपनी रचनात्मकता से सहकारिता को अभूतपूर्व काम पर ले जाएं, उनका विकास का पथ प्रशस्त करें। ऐसी भावना आपने जाहिर की। निश्चित तौर पर आपकी जो पीड़ा है वो समझ में आती है कि आपको, क्योंकि पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने सहकारिता के लिए समर्पित किया हो, और जब वो समस्याओं से घिरी हुई देखता है सहकारिता को, तब उसको मन में ये ऐसा ही ख्याल आता है कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैं भी जितने भी लोग जो सहकारिता के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे देश के जो केंद्रीय सहकारी मंत्री हैं या राज्यों के जो सहकारी मंत्री हैं, उन सबसे भी इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि वो इस तरफ ध्यान दें, और जिन क्षेत्रों में अभी सहकारिता का विकास ना हो उसमें अपना इंटरवेंशन करें, उसमें दखलंदाजी करें, उसमें हस्तक्षेप करते हुए उन सभी क्षेत्रों में भी सहकारिता को आगे बढ़ाएं। आपने युवा जीवन में राजनीति में कदम रखा, एबीवीपी के आप प्रदेश मंत्री बने, उसके बाद भी आपने राजनीति का कुछ वर्षों तक आपने राजनीति में मंडल स्तर पर भी कार्य किया। भाजपा के आप एक अच्छे प्रमुख जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं। फिर अचानक आप सहकारिता की तरफ आपका रुझान हुआ। तो अक्सर लोग जो राजनीति में प्रवेश करते हैं
वो राजनीति से ही अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, या राजनीति के माध्यम से ही जो एक रिकग्निशन, जो एक पहचान मिलती है, उसको आगे बढ़ाते हैं। परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने सहकारिता को चुना, जो कि कंपैरेटिवली कम रिकग्निशन वाला क्षेत्र था, जिसमें लोकप्रियता कम मिलती है। आदमी को स्तंभ बनकर, जो ये समझ लीजिए कि फाउंडेशन स्टोन बनकर काम करना पड़ता है, और उसको उतनी लोकप्रियता या रिकग्निशन भी नहीं मिलती। तब भी आपने इस क्षेत्र को चुना। तो इसके पीछे किसकी प्रेरणा थी, कौन से संस्कार थे कि आपने सहकारिता को ही चुना? जी इसलिए सबसे पहली बात यह है कि मैंने जब प्रथम वर्ष में किरोड़ीमठ कॉलेज में एडमिशन लिया, जी तो मैं उस समय मतलब 18 वर्ष का होते ही राजनीतिक क्षेत्र में था। और ये आपने ठीक हाँ कहा कि मैं 18 वर्ष के आयु में मंडल का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। जी लेकिन उस समय वीपी सिंह जी के माध्यम से बोफोर्स का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तब वो जी कांग्रेस सरकार से बाहर आके जो उन्होंने बिल्कुल पूरे देश में फूका था, तो मोदी नगर चौक पे एक सभा हुई जिसमें वीपी सिंह जी आए थे। वो मेरा पहला कार्यक्रम था। मैंने उसे एज ए पार्टिसिपेंट के नाते उसको ज्वाइन किया था। और इत्तेफाक हुआ कि विद्यार्थी परिषद में मेरी बड़ी बहन भी रही, तो उनके माध्यम से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया एबीवीपी में। तो उस समय राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा, ऐसा एक 32 छात्र संगठनों का राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा बना। उसमें बोफोर टोप लेके हम बहुत जगह जगह घूमते थे। चुनाव में हमने बहुत प्रचार किया, बोफोर टोप को लेकर घूमते थे, मॉडल को लेकर। और उसमें अरुण छोरी जी का भी एक कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा आज से हुआ। तो ये जो सारी घटनाएं उस समय घटी, उनसे बहुत प्रभावित हुए। लेकिन जब उसमें प्रभावित हुए तो हमारे को मार्गदर्शन करने वाले विषय जिनसे मैं जिनके संपर्क में आया, उसमें माननीय मदन लाल जी देवी है, माननीय उसमें जगत प्रसाद नड्डा जी फुल टाइमर होते थे दिल्ली में, उनके संपर्क में आया। तो मैं जब उनसे बातचीत हुई तो मुझे ध्यान में आया कि मुझे यदि वास्तव में रचनात्मक राजनीति में यदि काम करना है, तो सर्वप्रथम मुझे नेतृत्व के गुणों को सीखना पड़ेगा। और नेतृत्व के गुणों को सीखने के लिए मैं ये समझता हूँ, आज बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ और जो मैं आपके सामने साक्षात्कार भी दे पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ, इसका सारा श्रेय मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देता हूँ। मुझे उस समय तय करने के लिए कहा था कि आपको एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, आप या तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करें या विद्यार्थी परिषद। तो उस समय भी मैंने राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ के विद्यार्थी परिषद में तय किया। और मेरी जो सन 1987 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो यात्रा प्रारंभ हुई, और सन 1993 तक मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। इस दौरान मैं 2 वर्ष फुल टाइमर रहा। तो फुल टाइमर रहते हुए एक व्यक्ति स्वयं में डेली के जो काम है वो भी आपको स्वयं करने होते हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना, उसको कैसे अनुशासन में ला सकते हैं, वो सारा उस समय में मैंने कार्यालय में रहकर फुल टाइम पढ़ाई के साथ लड़ाई, विद्यार्थी परिषद को बात करती है पढ़ाई के साथ लड़ाई, वो हमने किया। हमने 3 बीघा जन्मभूमि के आंदोलन में भी भाग लिया। हमने कश्मीर में लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए दिल्ली से और पूरे देश भर से इकट्ठे होकर वहां जाना, वहां झंडा फहराना और सेम डे में वापस आकर इंडिया गेट पे प्रदर्शन करना, उसकी व्यवस्था करना, ये सारा भी हमने किया। हमारे समय में मंडल कमीशन भी हुआ, और मंडल कमीशन की आड़ में जब पूरा विश्वविद्यालय भी जूझ रहा था, पूरा देश जूझ रहा था, तो उस समय कश्मीर के विषय को चलाना, राम जन्मभूमि आंदोलन के विषय को चलाना, ये सारे विषय में से जब निकले तो आप मानते हैं कि जब अग्नि में से लोहा निकलता है, उस प्रतीक से हमारा जो भी आज विकास हुआ है, मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन एक यूनिक संगठन है, ऐसा संगठन हो नहीं सकता। वहां हमारा विकास हुआ। अब विद्यार्थी परिषद में एक धारणा थी
कि राजनीति जो है सत्ता परिवर्तन का माध्यम हो सकता है, राजनीति सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है, राजनीति साधन है, साध्य नहीं है। मैंने राजनीति की तरफ यदि मेरा झुकाव था, यदि रहा, तो वो इसलिए रहा, मैंने राजनीति को कि मुझे उससे कुछ प्राप्ति करनी है, मुझे अपना स्वयं का कोई निहित स्वार्थ साधना है या मुझे उसे प्रोफेशन बनाना है, वो नहीं था मेरे दिमाग में कि ये एक साधन है, इसके माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, ये धारणा रही। लेकिन जब मैंने मनन भी किया, विचार भी किया कि राजनीति में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको करना पड़ता है और शायद वो हम नहीं कर सकते, हमें जिस प्रकार के संस्कार मिले, जिस तरह की बात वो मिली, तो क्षेत्र की आवश्यकता भी हो सकती है वहां की, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो ये भी रहा कि सामाजिक परिवर्तन यदि करना है, आर्थिक परिवर्तन करना है, और जब प्रैक्टिकल वर्क जब कोऑपरेटिव में किया तो ध्यान में आया कि ये परिवर्तन और ये सुधार, ये आर्थिक स्वावलंबन तो सहकारिता से भी होता है। मैं स्वयं अपनी इच्छा से संगठन में बातचीत करके मुझे 2009 में पुनः मतलब 9 साल सन 1999 से 2009 तक मैं सहकारिता में यहाँ दिल्ली का काम प्रारंभ किया, बहुत सी जिम्मेवारियां मैंने निभाई। राजनीतिक क्षेत्र में भी गया तो समन्वय की दृष्टि से किया कि कोऑपरेटिव का कैसे समन्वय हो सकता है, सभी क्षेत्र के कोऑपरेटिव मनुष्यों को इकट्ठा करना, कोऑपरेटिव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा करके इसके लिए क्या आगे रोड मैप बन सकता है, उस वाली भूमिका में मैं गया। लेकिन सन 2015 के बाद मैंने स्वयं निर्णय किया और मैं वापस आया। मुझे बहुत से मेरे जो आदरणीय मार्गदर्शक हैं उन्होंने मुझे कहा भी कि आप राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर से आ चुके हो, आप करो और आप जो करना चाहते हो, जो सोचते हो वो आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन मैंने उन्हें वापस भी जाना उचित समझा भी और मैं ये तय करके आया कि 2015 के बाद से कि मैं सामाजिक और सहकारिता के क्षेत्र में ही काम करूँगा और मैं काम अभी तक कर रहा हूँ और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दे और मुझे इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ी आत्म संतुष्टि है इस काम को करते हुए। जब हमें लगता है ना कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में काम करते हुए इतनी बहनों की शादियां हो गई, इतने लोगों के मकान बन गए, इतने लोगों की दुकानें खुल गई, इतने लोगों को बीमारी में सहायता मिल गई, मकान बन गए, सहकारी के द्वारा मार्केटिंग हो गई, ये जब सारा मनन करते हैं ना, एक सोसाइटी का आंकड़ा लेके है तो छोटा लगेगा, जब हम वो उसको संकलित करते हैं तो लगता है कि हमने यार मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते और उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते कि वो कोई आके हमें बधाए, हमें धन्यवाद करे, कोई हमारे को उपहार दे दे। कितनी लड़कियों की शादियां हुई होंगी, कितनों के व्यवसाय खड़े हुए होंगे, कितना हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि इसी भूमिका में हमारा रोल है और इसी में हमें रहना चाहिए और इसी भूमिका में रहना चाहते हैं। ओके, बहुत सुंदर आपने कहा कि राजनीति में भी आपने जाके देखा, एबीवीपी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने नेतृत्व का की क्षमता ली, वहां से नेतृत्व के गुण सीखे, जो आपने उस दौरान कार्य किया एबीवीपी के माध्यम से देश भर में देशव्यापी आंदोलनों के का हिस्सा बने आप, और उन आंदोलनों के द्वारा जो आपको जानकारी मिली, जो आपको ज्ञान मिला, जो आपको बोलने की कला मिली, जिससे कि आप युवाओं के अंदर जोश भर सकते थे, उसी कला का उपयोग करते हुए आप इस क्षेत्र में आगे, सहकारिता के क्षेत्र में, और यहाँ आपने पाया कि यहाँ आपको ज्यादा आत्मसंतुष्टि है। जिस सामाजिक चिंतन को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक चिंतन को मन में लेकर, मन में संजोए आप आगे बढ़ना चाहते थे, उसको केवल आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से सहकारिता के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपने जिस रास्ते को चुना, तो आपका जो निर्णय है मैं समझता हूँ बहुत ही सही रहा, और आज आपके जो त्याग है उसको, वो त्याग खाली नहीं जाएगा। आपके त्याग को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शक जो देख रहे हैं वो जान लें कि जीवन में अगर व्यक्ति कुछ ही चीजों को अपने जीवन का उद्देश्य बना ले, एक जीवन में एक उद्देश्य
सही ढंग से पूरा कर ले तो जीवन सार्थक हो जाता है। और इसी परिकल्पना को आपने पूर्ण किया, साकार किया, बहुत अच्छा आपने किया। अब आप सहकार भारती और यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपने बनाई है उसके आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, सॉरी सहकार भारती के आप अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। ये दोनों संस्थाएं दिल्ली में काफी काम कर रही हैं, और आपको लगता है कि सहकारिता के क्षेत्र में जो उन्नति होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, उसको, उस काम को ये दोनों संस्थाएं उसमें अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभा रही है? क्या ये कितनी हद तक सफल है, और क्या आपकी निकट भविष्य में योजनाएं हैं इन संस्थाओं के माध्यम से जिससे कि सहकारिता को एक नया बल मिले इस क्षेत्र में? इस बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा संक्षेप में सुनील जी, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा संक्षेप में बताएं आप जी। देखिए, अभी वर्तमान में सहकार भारती का मैं पिछले 2.5 वर्ष से अध्यक्ष हूँ, और ये जो फेडरेशन बनी है, फेडरेशन को बनी तो मात्र अभी 8-9 महीने हुए हैं। दिल्ली में जो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव क्षेत्र था उसकी 70 साल से कोई फेडरेशन ही नहीं थी। वो फेडरेशन बनाने का सौभाग्य हमें मिला, वो बनी। दिल्ली के सहकारिता क्षेत्र में काम करने की बहुत बड़ी संभावना है, और विशेषकर जो सहकार भारती दिल्ली में वर्तमान में जो टीम है वो युवाओं की टीम, लगभग ऑन एवरेज सभी 45 से 50 साल की एज की है। कुछ ही लोग हैं जो आयु में बड़े होंगे। तो युवाओं में संकल्प शक्ति यदि वो ले ले, संकल्प ले ले, तो वो काम करने की क्षमता अपार होती है। केवल उसको दिशा देने की आवश्यकता। उस दिशा में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, और हमने नए नए आयाम भी, सोलर कोऑपरेटिव, हेल्थ कोऑपरेटिव, ये नए नए युवाओं के माध्यम से प्रारंभ किए। लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूँ दिल्ली में, वो ये अनुभव कर रहा हूँ कि जो संस्थाओं का जो महत्व है, जो अपेक्स संस्थाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, उनका बड़ा रोल है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि उन संस्थाओं में जो लोग पिछले 20 वर्ष से 25 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनका अनुभव ही होते हुए भी उन्होंने उन संस्थाओं का साइज, आकार इतना छोटा क्यों किया हुआ? मुझे बड़ा अचंभा होता है कि मैं देखता हूँ कि दिल्ली में 5,900 सहकारी संस्थाएं रजिस्टर्ड है, 4,000 एक्टिव मानी जाती है। 4,000 सहकारी संस्थाओं वाली दिल्ली की स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन मात्र 343 सदस्य। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। 5 से 7% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सन 2017 के बाद से एक भी सदस्य नहीं बनाया है। और जब उनको बात करते हैं तो वो कहते हैं ये छोटा सा इंस्टीट्यूट है, आप इनके इसके पीछे क्यों पड़े? मैं उन लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि इसको छोटा किसने बनाया? इसको छोटा आप बना रहे हैं। स्टेट लेवल का एक अपेक्स बॉडी, यूनियन, जो आवाज है कोऑपरेटिव मूवमेंट की, जो कोऑपरेटिव क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग देती है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। आप ये कहते हैं कि हम विभाग पर निर्भर करते हैं, हम विभाग के खिलाफ बोलेंगे तो विभाग हमारी ग्रांट बंद कर देगा। ये लॉजिक नहीं है। मैं नहीं समझता विभाग ऐसा कोई काम करता है। आप यदि कोई चीज निष्पक्ष होकर ईमानदारी से यदि और वास्तव में कोऑपरेटिव के लाभ के लिए विभाग को यदि करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि विभाग और सरकार उसका सहयोग नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। आप उसको छोटा रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं ये पूछना चाहिए उन लोगों से, कि केवल इतने इसलिए कि जिनको हमने मेंबर बनाया हुआ है उनके माध्यम से हम रीइलेक्ट होते रहे, हम वहां बैठे रहे। पिछले 6 महीने से हम ये आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र बहाली की बात हम कर रहे हैं। हम लोकतंत्र की बहाली की बात करते हैं तो कहते हैं कि आप हमारी छोटे इंस्टीट्यूट के पीछे मत पड़ो, आप अपनी सहकार भारती देखिए, आप अपनी फेडरेशन देखिए। मैं पूछता हूँ कि एक सहकार कोऑपरेटिव संस्था का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या मेरे एजेंडे में अपेक्स बॉडी में सुधार होना चाहिए, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटियों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नए नए आयाम होने चाहिए। आप फंडिंग का रोना रोते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अरे फंड होगा कैसे? आप जब नए मेंबर ही नहीं बना रहे,
आप वो 100 रुपए की शेयर मनी को लेकर ही उसी को रखे हुए हैं। कहा 100 रुपए शेयर मनी और आज 2020 में आप उसको क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बहुत सारे विषय हैं। तो मेरा तो मेन कहना है कि जितने भी अफेक्ट इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में कोऑपरेटिव के, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे वो बैंक का है, चाहे वो यूनियन है, चाहे वो कंज्यूमर स्टोर की बॉडीज है, इन सब के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। खासतौर से जो इसके विराजमान है, जिनको भीष्म पितामह भी कहते हैं, मार्गदर्शक, उन्हें जरा मोह छोड़ना होगा, नए लोगों के लिए रास्ता देना होगा, नई सोसाइटी को मेंबर बनाना होगा, तभी जाके दिल्ली के सहकारिता आंदोलन को हम गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी श्रेणी में लाके खड़ा कर सकते हैं। तो मैं पुनः ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सहकारिता के 7 सिद्धांत है, सबसे पहला खुली सदस्यता, उसका आप उल्लंघन करते हैं, खुली सदस्यता प्रदान कीजिए। हम जब एजुकेशन फंड देना हमारे लिए मैंडेटरी है, तो सोसाइटी रजिस्टर्ड होते ही यूनियन की सदस्य होना मैंडेटरी होना चाहिए। आप आर्थिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक समानता, कोरोना के दौरान क्रेडिट सोसाइटियों को लोन की आवश्यकता है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन नहीं देता। क्यों नहीं देते हैं? ये आपका काम, आपको देना चाहिए। समाज के प्रति उत्तरदायित्व, कितना उत्तरदायित्व आप समाज के प्रति निभा रहे हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। संस्कार की आप बात करते हैं, तो संस्कार के बारे में सोचना चाहिए कि संस्कार वाले कितने विषय सहकारिता के हम लेते हैं। तो बहुत सारे विषय है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। और मुझे मेरे केंद्रीय नेतृत्व में विशेषकर संजय पासपोर जी, उदय जोशी जी, सतीश मराठे जी, जतेंद्र भाई मेहता जी, ऐसे महानुभावों का और वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और उनकी प्रेरणा से मैं पूरे सामर्थ्य के साथ लगा हूँ और ये प्रण के साथ लगा हूँ कि दिल्ली के सहकारिता आंदोलन को एक नया मोड़ हम देते रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं हैं, उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न दिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। बहुत ही सुंदर आपने शब्दों के द्वारा मोटिवेटिंग वर्ड्स आपने बोले और इससे अभिप्रेरणा मिलती है कि संकट चाहे रास्ते में रुकावटें कितनी भी हो, आप सीना आगे करके ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि कहावत है कि जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। तो आपने सीना आगे कर दिया है। सीना आगे करके जितनी भी ऐसी कुरीतियां हैं, जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए आपका जो प्रयास है, जो भगीरथी प्रयास है, बहुत ही सराहनीय है। मैं आपके प्रयासों को साधुवाद देना चाहता हूँ, उनको नमस्कार करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में जो भी सहकारिता के पुजारी है, जो भी सहकारिता को नमन करते हैं, जो सहकारिता को चाहते हैं, उसके चिंतक हैं, उन सब लोगों को मिलजुल कर, एकजुट होकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और जब एक सामूहिक ऊर्जा उठेगी सहकारिता के क्षेत्र में, तो ये आंदोलन पूरा देश में फैल जाएगा और पूरे देश के समग्र विकास का हेतु बन जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सहकार भारती के अध्यक्ष के नाते अपने दायित्व का भली-भांति निर्वाह करते रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहे, यही सभी हम मंगल कामनाएं आपके लिए करते हैं। और आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है, आपको एक आग्रह और करूंगा कि समय समय पर इन समस्याओं से देश की जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, उनको ज्ञापनों के माध्यम से जैसे आप अवगत कराते हैं, ज्ञापित करते रहें, उनको बताते रहें कि कहाँ समस्या है और उसका कैसे समाधान हो सकता है। आपका लंबा अनुभव सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकता है, ऐसी हम सबको, हमारे सभी दर्शकों को अपेक्षा है। मैं अपने दर्शकों की ओर से भी आपको आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय आरक्षित करके हमारे इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। और एक बार हमारे जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं पवन श्रीवास्तव जी, 1 मिनट के लिए मैं उनको बुलाऊंगा, उनसे आग्रह करूंगा आपको नमस्कार करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे पैट्रन्स हैं जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम चल रहा है।
और उन पैट्रन्स का बहुत बड़ा योगदान है इस चैनल को चलाने में, और इससे एक जागरूकता का जो वातावरण समाज में बन रहा है, खासकर दिल्ली में हमारे इस चैनल के माध्यम से, उसका उस प्रयास को लोगों ने बहुत सराहना की है, मुख्य ढंग से प्रशंसा की है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि पवन श्रीवास्तव जी आपको नमस्कार करें। आइए पवन श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, और मेरे ख्याल से अभी आप शायद अपने ऑफिस में ही हैं। हाँ, मैं ऑफिस में ही हूँ और मेरी दिनचर्या कभी कभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे प्रारंभ हो जाती है। लिखने पढ़ने का काम 9 बजे से पहले ही मोस्टली निपटा लेता हूँ ताकि बाकी का काम भी कर सकूँ। हाँ, चलिए, आपने अपना समय हमें दिया, हमें आप अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पवन श्रीवास्तव जी का, जो इतनी मेहनत करते हैं हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका नाम है एस म्यूजिक मेकर। प्रोग्राम का नाम है द सक्सेस स्टोरीज, और इसको प्रेजेंट करते हैं फ्लोरेट, और सपोर्ट किया जाता है एशियन फुटवेयर द्वारा। बहुत बहुत शुभ रात्रि, बहुत बहुत टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ जी, अपना ध्यान रखिएगा। समाज को आपकी बहुत आवश्यकता है। आप जैसे जी हैं? आप जैसे कोई परवाह नहीं। हाय हाय, क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।